दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इश्यू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, जिस पर सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित है और वो इश्यू है पैलेस्टाइन और इसराइल का इश्यू। तो मेरा सबसे पहला सवाल श्री फिरोज़ मिठी बोरवाला से है कि आखिर पिछले 3 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि सारी दुनिया जो है वो इसराइल की तरफ और पैलेस्टाइन की तरफ देखने लगी, इस पर सोचने लगी और इस पर बोलने लगी? जी, थैंक यू सलीम भाई फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम एंड विश्वास भाई भी हमारे साथ हैं। 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे 5000 मिसाइल्स फायर हुए फ्रॉम गाजा। हमास और बाकी का जो पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस है उन्होंने मिलकर, क्योंकि हमास इसमें अकेला नहीं है, हमास सबसे बड़ी ताकत जरूर है। जहां तक गाजा की बात है, सबसे ताकतवर रेजिस्टेंस फोर्स भी है, मगर ये अकेला उनका निर्णय नहीं था, ये सामूहिक निर्णय हुआ है। और ये सिर्फ फिलिस्तीन तक लिमिटेड नहीं है। जो आर्क ऑफ द रेजिस्टेंस है, जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, एटलीस्ट ये जो क्लियर कट ब्लॉक है जो अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ और इजराइल ज़ायनिज्म के खिलाफ खड़ा है, इन्होंने मिलकर ये तय किया। और क्यों तय किया, सवाल उसका ये था। बात ऐसी है कि दुनिया आज देख रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग क्या हो रहा है, मगर पिछले 16 साल से गाजा में 20 लाख लोग कैद है। एक 35 बाई की पट्टी, जिसको लोग गाजा पट्टी बोलते हैं, जिसकी 70% आबादी वैसे भी रेफ्यूजी थे, जो 1948 और 1967 के रेफ्यूजी बने, वो रेफ्यूजी की आबादी आज गाजा में है। 35 बाई 12 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। मैं वहां जा चुका हूँ, वो आपको पता भी है। यहाँ से उन्होंने कारवा निकाला था गाजा तक का। और ये कैद खाने में हर रोज इजराइल की फायरिंग होती है, लोग मरते हैं। 30 से 40 तक आबादी तो बच्चों की है, बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं। और इजराइल सिविलियंस को ही ज्यादा मारती है। आज जो सिविलियन चिल्ला रहे, वो भी आपको क्लियर कर दूं कि जो 600 इजरायली मरे हैं, इसमें 3/4 आर सोल्जर्स। ये हारिस का रिपोर्ट है, जो वन ऑफ द लीडिंग इजरायली अखबार है। 3/4 तो जो मरे हैं इजरायली, वो सोल्जर्स है। और आप उसका उल्टा देखोगे तो 90% से ज्यादा फिलिस्तीनी सिविलियन मरते, ये जो बमबारी हो रही है। तो क्यों किया है लोगों ने ये बात, और नाम क्या दिया है? उन्होंने दिया है अल अक्सा फ्लड। नाम ही अल अक्सा फ्लड है। इसका मतलब क्या होता है? उसमें दो बातें आती है। एक तो लोग थक चुके हैं एक जेल में रहने से, इन्होंने जेल तोड़ डाला है। जेल की दीवारें टूट चुकी है, उन्होंने बुलडोजर लगा लगा के सब फेंस दीवार तोड़ चुका है। और 50 से ज्यादा सेटलमेंट्स क्या, तो वो भी आपके दर्शकों को समझा देता हूँ। और इजराइल के मिलिट्री कैंप को भी कब्जा कर लिया है। मतलब गाजा में जितनी जमीन है, उससे ज्यादा जमीन अभी बाहर उनके पास आ चुकी है। और एश्केलॉन, जो गाजा के ऊपर और टेल अवीव और गाजा के बीच में एक जो शहर है दरिया किनारे पे, उस पे आक्रमण रेजिस्टेंस फोर्सेस का पहुंच चुका है। और वेस्ट बैंक से 10 किलोमीटर दूर है, यहां तक ये पहुंच चुके हैं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, अल अक्सा फ्लड क्यों? अल अक्सा फ्लड इसलिए क्योंकि रोज आप जाके कहीं ना कहीं ये बोल रहे हो कि हम लोग ये मस्जिद को तोड़ेंगे और हम लोग ये हैकल सुलेमानी, थर्ड टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनाएंगे। पिछले हफ्ते ही एक बहुत बड़ा यहूदी कट्टरवादियों का पूरी एक जुलूस में वो गए थे। वहां उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े, वो इलीगल है। आप हरम शरीफ पे आ सकते हैं, या जिसको लोग टेम्पल माउंट बोलते हैं, मगर ये वक्फी जगह है, मुसलमानों की जगह। आप आइए, वहां टहलिए, मगर वहां आपको दूसरी प्रार्थना, क्योंकि अपने प्रार्थना की परंपरा शुरू कर दी, तो वहां फिर वो तो क्लियर कट इवन बाई इजरायली लॉ वो बना है कि आपको ये सब करना नहीं है। तो उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा ये है कि ये अलग सा मस्जिद और कुब्बतुल सकरा को गिराया जाए, वहां एक तीसरा मंदिर का निर्माण किया जाए, टेम्पल ऑफ सॉलोमन। इसलिए मोदी जी ने जो तुरंत सपोर्ट किया है, आरएसएस ने तुरंत सपोर्ट किया है कि दोनों की मानसिकता, दोनों की धार्मिक मानसिकता, कट्टर मानसिकता उसी किस्म की है। इसलिए मोदी जी ने वो एक अलग मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, कौन किस किस्म के बयान दे चुके हैं। मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है कि जो लोग अभी तक मानते थे, मैंने तो 20 साल पहले इसको मानना बंद कर दिया था कि इजराइल बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, ये बहुत बड़ा भ्रम था। सन 2000 में उनको लेबनान से भागना पड़ा, सन 2004-5 में उनको गाजा से भागना पड़ा, सन 2006 में वापस उनको लेबनान से भागना पड़ा। हर बार वो लोग ये जंग हारे। मैन टू मैन, सोल्जर टू सोल्जर जमीन की लड़ाई में
ये लोग की औकात खत्म हो चुकी है। इनके पास हवाई जहाज है, इनके पास शिप्स है, इनके पास टैंक्स है, इनके पास क्रूज मिसाइल्स है, अमेरिका के हाईटेक जो वेपन्स है, उसके बदौलत इनकी गुंडागर्दी, इनकी ज्यादती चल रही है। मगर अभी वो दिन खत्म हो चुके हैं। ये जब हमास ने और जो फिलिस्तीनी इसमें पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन जो लेफ्टिस्ट है, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, अल फतह, इस बार महमूद अब्बास ने भी जितने बयान आ रहे हैं फिलिस्तीन लीडरों के, सबके सब रेजिस्टेंस के एक्शन के फेवर में आ रहे हैं। उनका बोलना था कि ये जो इजराइल जो हमारे साथ कर रही है, इसके कारण इजराइल दोषी है, चाहे वो गाजा पट्टी पे लगातार बॉम्बिंग करती हो, वेस्ट बैंक में लोगों को मारती हो। वेस्ट बैंक में आज ये साल 240 नौजवान मर चुके हैं। सेटलमेंट्स जो बन रहे हैं, मतलब आप सोचो कि 40-45 लाख की आबादी है फिलिस्तीनियों की वेस्ट बैंक में, जो उनका देश बनना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। 20 लाख की आबादी वेस्ट गाजा में है। वो 40-45 आबादी जो वेस्ट बैंक में है, वहां 5 लाख यहूदी को आपने बसा दिया है। 550 से ज्यादा चेक पॉइंट है, एक एक गांव के पीछे मिलिट्री के चेक पॉइंट बना दिया है, ब्लॉकेड बना दिया है। आपने वेस्ट बैंक को 240 टुकड़ों में बांट दिया है और ये बोलता है आपका देश बनेगा। तो पॉइंट इस कि इजराइल को देश देने वाला है नहीं, अहिंसक रास्ता भी है, और जहां तक हिंसा का रास्ता है, आर्म्ड रेजिस्टेंस का रास्ता है, दोनों लीगल है। ये आपके दर्शकों को बताना है कि आर्म्ड रेजिस्टेंस, चाहे वो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का रास्ता हो या महात्मा गांधी का रास्ता हो, दोनों इंटरनेशनल लॉ से लीगल है। यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव है कि जो देश कब्जे हो चुके हैं, कॉलोनियल रूल में है, उनको हर तरीके से अपनी आजादी लेने का अधिकार है, हर तरीके से लड़ने का अधिकार है। तो इनफैक्ट आपको और एक बात बताऊं जो आज तक मैंने नहीं बोला है, कि ये बोलते हैं कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो मेरा बोलना है कि डिड ब्रिटेन हैव अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ इन इंडिया? डिड अमेरिका हैव अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ इन वियतनाम? डिड द अमेरिकन्स have a right to defend himself in whichever country they occupied? No, the colonial occupation power doesn't have a right to defend itself. इनफैक्ट उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जिस देश पे कब्जा किया है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिसपे भी इजराइल विफल हो रहा है। ठीक है, तो मेरा बोलना है कि सोच समझ के ये कदम उठाया गया है। यस, इजराइल बहुत मारेगी और भी बहुत सिविलियंस मरने वाले हैं, मगर वो सिविलियंस का बोलना है कि वैसे भी हम मर रहे हैं, तो अभी जेल में घुट घुट कर नहीं मरेंगे, इधर आजादी मिले या हम लोग मर जाए, अभी वहां तक बातें आ चुकी है। मगर ये जो तैयारी लेकर आया है, फिलिस्तीन अकेले नहीं है। अगर बड़ा लैंड ऑपरेशन हुआ तो हेजबोला ऑलरेडी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, लेबनान के बॉर्डर पे, इजराइल के बॉर्डर पे आके बैठ चुका है। शीबा ऑपरेशन में ऑपरेशन चल चुका है, शीबा फार्म्स में, जो एक्चुअली लेबनीज टेरिटरी है। वहां गोलान हाइट्स में सीरिया की आर्मी आ चुकी है, 2 डिवीजन उसके आ चुके हैं। ईरान तैयार है, इराक तैयार है, यमन तैयार है, अल्जीरिया और उनकी भी जो गेरिल्ला फाइटर्स है वो सब तैयार है। ये एक निर्णायक जंग के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुकी है और इराकी रेजिस्टेंस ने बोला कि अगर अमेरिका ने हमला किया इजराइल के पक्ष में, तो पूरे जितने अमेरिका के टारगेट है पूरे वेस्ट एशिया में, वो टारगेट पे आने वाले, चाहे वो सीरिया में हो, इराक में हो, जहां भी हो, कतर में हो, बहरीन में हो, सब जगह अमेरिका का टारगेट होने वाला है। तो इस बार बहुत तैयारी के साथ, बहुत सोच समझ के साथ ये लोग उतरे हैं मैदान में। और आखिरी बात बोल दो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की अमेरिका ने कि कंडेम दी सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ बाय हमास, तो दूसरे पार्टियों ने बोला, रशिया चाइना ने बोला कि सब सिविलियन लाइफ की बात करो, जो इजराइल भी मार रहा है, जो हमास भी मार रहा है। तो यूएस ने मना किया। इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो पूरा फेल हो चुका है। यहां तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसने नॉर्मलाइज के लिए अपने रिलेशन इजराइल के साथ, उसने भी वहां विरोध किया कि अगर होगी सिविलियंस की तो दोनों की बात होगी, एक तरफा बात नहीं होगी। तो जो अमेरिका के एलाइज है रीजन में, उनको भी दिक्कत आ चुकी है, वो भी अभी दूर हट रहे। सऊदी ने भी पैलेस्टाइन के फेवर में दे दिया है, और रशिया और चीन ने बहुत बैलेंस स्टेटमेंट दिए है कि जंग बंद करो, दोनों को टेबल में बिठाओ, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है फॉर अ 2-स्टेट सॉल्यूशन, उसका भी पारित करो, 2 राष्ट्र बना दो। ये सॉल्यूशन है। जब तक ऑक्यूपेशन रहेगा, तब तक रेजिस्टेंस रहेगा, तब तक जंग चलेगी। इसका एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाओ। और हम जानते हैं कि ना अमेरिका तैयार है ना इजराइल तैयार है, मगर आज चीन और रशिया ने क्लियर कट भूमिका ली है। इसमें मोदी फेल हुए, क्योंकि मोदी ने 5 राज्यों के चुनाव देखे, 2024 का चुनाव देखा, तुरंत वो आ गया, और हाइफा का पोर्ट भी अडानी का उधर, तो तुरंत वो आ गया कि हमास के आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ हम इजराइल के साथ खड़े।
मोदी अकेला ग्लोबल साउथ का लीडर है जो आज वेस्टर्न अलायंस में खड़ा है, बाकी के सब लीडर इधर है। विश्वगुरु आइसोलेशन की तरफ भारत को लेके जा रहा है और उसके खिलाफ हमको बात करनी होगी। धन्यवाद सर। विश्वास उदगी साहब, भारत की एक परंपरा है, महात्मा गांधी से लेकर के महात्मा गांधी ने पैलेस्टाइन्स के राइट्स की बात की थी, इसलिए कि वो खुद आज़ादी के लिए जंग कर रहे थे और उनको पता था कि एक ऑक्युपाइड फोर्सेस के आने से जो है वो क्या होता है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी तक जो है वो भारत की एक परंपरा थी कि हम लोगों ने उन लोगों का साथ दिया जो कि जिनके ऊपर जुल्म होता था। हम लोगों ने उन लोगों का साथ दिया जो आज़ादी के लिए लड़ते थे और उन लोगों की मुखालिफत की, उन लोगों का विरोध किया जो कि लोगों को अपना गुलाम बनाते थे या उन पे अत्याचार करते थे। तो ये जो भारत की परंपरा थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था। और अभी यूक्रेन के बारे में भी हमने देखा कि भारत का जो स्टैंड था वो न्यूट्रल था कि भाई दोनों को बात करना चाहिए। भारत ने रशिया को एग्रेशन को कंडेम भी नहीं किया। तो सवाल ये है कि ये एक तरफ हमारी परंपरा है, दूसरी तरफ हमारी ये रीसेंट स्टैंड है और अचानक उसके खिलाफ ये हमारी सरकार का स्टैंड आ गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी फिरोज भाई ने जो एक सर ज़रा ज़ोर से बोलिए। फैक्चुअल अभी फिरोज भाई ने जो फैक्चुअल पोजीशन हमारे सामने रखी है वो परफेक्ट है। उन्होंने आपके अभी की हालात बताई है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपने जो सवाल पूछा कि भारत सरकार न्यूट्रल है क्या, मैं समझता हूं भारत सरकार की क्या पोजीशंस पहले थी और भारत सरकार की अभी की पोजीशंस क्या है ये समझने की जरूरत है। दूसरी जंग के बाद इजराइल की पुनर्स्थापना नहीं स्थापना ये अमेरिका ने की थी। ये एक सच्चाई है। और पैलेस्टाइन की जमीन छीन के इजराइल को बनाया गया था, ये अमेरिका ने किया था। इसको हम कैसे भूले? तो पैलेस्टाइन की जमीन छीनी गई और जू का स्टेट बनाया गया। जो जूस हिटलर के द्वारा मारे गए, लेकिन जो जूस पूरे इस्लाम का विरोध करते हैं, ऐसे उस मिडिल ईस्ट एरिया में एक इजराइल स्टेट पैदा करना यह अमेरिका का साजिश का एक हिस्सा था। एक बात। दूसरी बात, ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कब्जा छोड़ा तो भारत के दो टुकड़े किए और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बना। वही एक चाल थी, वो जो साम्राज्यवादियों की चाल होती है डिवाइड एंड रूल की, तो उन्होंने भारत का स्वतंत्रता उसी वक्त किया। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, ये इसी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। दूसरे जंग के बाद दुनिया भर में इस तरीके से हर जगह है एक डिस्प्यूट खड़ा करना, ये साम्राज्यवादियों की एक स्ट्रैटेजी थी। आज के तारीख में अभी आप जब कह रहे हैं कि मोदी जी ने सपोर्ट किया, मतलब भारत ने सपोर्ट किया, न्यूट्रल रहे यूक्रेन के और रशिया के मामले में, क्या वो सही मायने में न्यूट्रल थे? नाटो की सदस्यता को लेकर अमेरिका ने वो वहां पे जो बात की यूक्रेन की, तब वो रशिया का एग्रेशन हुआ, ये बात तो हमारे सामने है। अब वो वॉर अभी भी 1.5 साल के बाद चल ही रहा है। अब उससे एक आर्थिक संकट यूरोप में पैदा हुआ है, दुनिया भर में तो अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन दुनिया भर में होता ही रहता है। लेकिन यूरोप में बहुत बड़ा संकट है, लेकिन वो अमेरिका और रशिया के लिए संकट है। लेकिन रशिया के सपोर्ट में चीन खड़ा है और एक नया नेक्सस पैदा हुआ है। अब सवाल यह है कि यूनिपोलर की दुनिया मल्टीपोलर दुनिया होने के पिछले 30 साल में हम देख रहे हैं। अब जाके एक तीसरे जंग की परिस्थिति अभी इस हमास ने जो हमला किया है इजराइल पर, वो है। अब ये कोई भी हमला मनुष्य हानि करता ही है, इसलिए वो अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने इसलिए एक बैकग्राउंड बताई कि दूसरे जंग के बाद साम्राज्यवादियों ने किस तरीके से दुनिया का नक्शा चेंज किया अपने तरीके से। इसलिए ये सारे डिस्प्यूट्स पिछले मतलब 1950 से लेके चलते ही है। अभी तो 70, 75, 80 साल हो गए।
अब ये सवाल है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेलेंस्की को आगे करा करा के जब एक बात नाटो की चलती है तो रशिया के नजदीक तक अमेरिका पहुंचा तो रशिया को एक एग्रेशन करना ही पड़ा। अभी रशिया वो रशिया नहीं है जो सोवियत यूनियन कहलाता था। तब उस वक्त जेलेंस्की वो रशिया का ही हिस्सा था, अब वो नहीं है। तो सवाल ये है कि रशिया के 19 स्टेट के टुकड़े करने के बाद बहुत सारे स्टेट को कब्जा कर रहा है अमेरिका। अब वो अगर रशिया को ही कब्जा करना चाहता है तो उसको पहले यूक्रेन का नाटो का हिस्सा बनाना, ये उसकी पहल थी। इसी का एक रिप्लाई करीब करीब 1.5 साल के बाद मैं खुद सोच रहा हूं, पिछले 3 दिन से ये हमास का जो एग्रेशन हुआ, एक मतलब आधे घंटे में उन्होंने 5,000 रॉकेट्स दाग दिए, जमीन पर हमला किया, हवाई से हमला किया, सभी जगह से हमला किया। और उसकी जो पार्श्वभूमि है जो फिरोज भाई ने बताई वो बराबर है, परफेक्ट है। क्यों किया? 10-20 लाख बच्चे और पूरी जनता वहां पर अगर मतलब जिसको कहते हैं छावनी में है, कैंप में है, सड़ रही है, गाजा पट्टी में है, तो कहीं ना कहीं वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी जब आती है तो एक यासर अरफ वो हमारे साथ थे, इंदिरा गांधी जी, यासर अरफ, फिडेल कैस्ट्रो उस वक्त नॉन अलाइंड वर्ल्ड का एक लीडरशिप करते थे, तो पीस वाज मीनिंगफुल। लेकिन अब पीस हैज थ्रोन अवे। तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है ये उभर कर आ रही है। अब टेररिस्ट एक्टिविटी अपने आप में तो उभर कर नहीं आती है, इट इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द स्टेट। अब ये स्टेट कौन से जिनका नाम इन्होंने लिया, सीरिया, ईरान, उसमें तो इराक भी है, ये स्टेट उनके आर्मी सहित इस हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इजराइल हैज बीन कॉट नैपिंग, उनको पता भी नहीं चला था। जो बात यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय संघ और यहाँ के हिंदुत्ववादी कहते हैं, अरे इजराइल इतना आगे निकल चुका है, वहां का जो एक खुफिया एजेंसी है वो बहुत आगे निकल चुकी है। हाँ, वो भारत में तो घुस गई है, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि हमास का ये हमला क्या है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, हमास का हमला ये सिर्फ सीरिया का नहीं हो सकता है, या सीरिया के अगल बगल ईरान का ही नहीं हो सकता है। उन्होंने तैयारी तो की है, वो तैयारी 6 महीने की हो सकती है, ऐसा एक अंदाजा अभी आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो है, मैं इसको जोड़ता हूँ जेलेंस्की और रशिया के जो एक वहां पे अनसॉल्व्ड वॉर है उससे जोड़ता हूं। और वो प्रेशर अभी मिडल ईस्ट में आ रहा है, और मिडल ईस्ट के जो ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, इन्होंने 3 महीने पहले एक डिसीजन लिया, वी शैल नॉट प्रोड्यूस ऑयल नाउ। इसलिए वो 70-72 रुपए का डॉलर का एक बैरल 93 पर गया था पिछले 15 दिन के पहले। कल की न्यूज है, हमास का ये हमला होने के बाद वो अब की बार $100 के पार ये बात हो गई है। इसका मतलब पूरी दुनिया का इकोनॉमी जो ऑलरेडी रिसेशन में है, इंक्लूडिंग अमेरिका, वो पूरे यूरोप में, एशिया खंड में, अफ्रीका में एक आर्थिक खतरा जो ऑलरेडी पैदा हुआ है, जो चीन के कारण भी है, वो अभी पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक उसके चपेट में लाएगा। ये तो बात है। अब $100 की पार जाने वाला पेट्रोल और ये उसका प्रोडक्शन ही रुकने वाला है, जिसमें रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो ओपेक में नहीं है लेकिन ओपेक प्लस में है। दे हैव आल्सो डिक्लेयर्ड दैट वी शैल नॉट प्रोड्यूस ईयर आफ्टर। दैट मींस ऑयल का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उसका बंटवारा कैसे होगा? और यहाँ पे जेलेंस्की और पुतिन का जो एक रिश्ता था, उसमें मोदी ने एक सॉफ्ट रास्ता निकाला। आप कहते हैं वो न्यूट्रल थे, नहीं भाई, उन्होंने तो रशिया से एक तेल लिया, क्योंकि ट्रम्प के जमाने से तेल अमेरिका से यहाँ पे आना बंद हुआ, ईरान से लेना बंद हुआ, इसलिए रशिया का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है मोदी के साथ बिजनेस कॉन्टैक्ट है, इसलिए वो यहाँ का गंदा रशिया का तेल यहाँ पे वो लेने लगे, और उसका पैसा भी हमने चुकाया नहीं है। ऐसी हालात में ये इकोनॉमिक क्राइसिस ब्लो अप हो रहा है सब जगह, और जो कॉर्नर किया गया था पुतिन को, उसको सपोर्ट किया था चाइना को, अब चाइना और रशिया मिलके अमेरिका को कॉर्नर कर रहे हैं एट द राइट नब्ज। वो है नब्ज है इजराइल, और इसलिए अब इजराइल एंड अमेरिका टुगेदर दे हैव टू फाइट आउट ऑल दिस थिंग। और इसमें एक बहुत बड़ी ये सिर्फ हमास और इजराइल का मामला नहीं है। इजराइल को जन्म दिया और पनपाया ये अमेरिका ने, और सब जानते हैं ये सीआईए का पपेट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, इसलिए नेतन्याहू जैसे लोग वहां पे है और उनकी दोस्ती मोदी जी करते हैं।
ये दोनों एक जिसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर्स हमने इसमें यहाँ पर देखे हैं। ये सारे सवाल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं और ये सारे सवाल दूसरे जंग से जो सवाल है वो सवाल लेके आज अभी वो बॉइलिंग पॉइंट पे आए। हमास बहुत हद तक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यासर अराफत के खिलाफ भी खड़ी थी। उस वक्त भी एक सवाल था कि व्हाट द हमास इज डूइंग, लेकिन आज हमास अकेली नहीं है, हमास के साथ टेररिस्ट ग्रुप्स भी है, हमास के साथ स्टेट्स भी है। सो स्टेट टेररिज्म एंड टेररिज्म, बट देन ऑल इज द मुस्लिम वर्ल्ड। एंड वो इजराइल जो यहूदी स्टेट है इसके बारे में एक व्यू वो ले रहे हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस ब्लो होके एक्चुअल वॉर में एक्चुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर कंट्री के सवाल के ऊपर आके खड़ा हुआ है। इसलिए ये सवाल सिर्फ वो इजराइल और हमास का नहीं है। इजराइल शायद रहे या नहीं रहे, हमास जो कर रहा है वो इसके बारे में मुस्लिम वर्ल्ड विल बी मोर कंसर्न, लेकिन उसकी सराहना करते करते मोदी जी यहाँ के हिंदुओं को इकट्ठा करने की एक कोशिश पिछले 3 दिन से करते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज गलत ढंग से आ रहे हैं कि जिस ढंग से हमास ने हमला किया है, तो मैं तो समझता हूँ CIA और मोसाद को एक बहुत बड़ा फटका मिला है हमास की वजह से। और हमास की ये ताकत अपनी ताकत नहीं है, उसके पीछे रशिया भी है और बैक चाइना भी है, और वहां पे फ्रंट में सीरिया और ईरान ये तो है ही है। इसलिए ये धमाका आगे भी चलता रहेगा, लेकिन उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तुरंत भारत पर बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि भारत इलेक्शन मोड में है और भारत में सत्ता परिवर्तन की बहुत शक्यता है। इसलिए मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं इसमें हिंदू वोट कंसोलिडेट तो होने की कोई संभावना नहीं। यहाँ का मुस्लिम वोट पूरी तरीके से इंडिया फॉर्मेशन के साथ जाएगा, ये संभावना ज्यादा है। और इसलिए 5 राज्यों की इलेक्शन जो कल आज ही डिक्लेयर हो गई है उसमें इंडिया फॉर्मेशन पूरी तरह से जीत सकता है, ये संभावना है। लेकिन इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमको दिन ब दिन देखने पड़ेंगे, ये मेरा कहना है। मैं किसी के सपोर्ट में या किसी के खिलाफ बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एनालिसिस करने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो दूसरे जंग के बाद जो एक इनजस्टिस बहुत सारे देशों में और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में साम्राज्यवादियों ने खड़ा किया है, वो अभी उभर कर आ रहे हैं और कोई किसी का बाप नहीं है। इसलिए जो पीसते हैं वो उठ के खड़े हैं और वो लड़ते हैं। जो हमने देखा, हमास अभी पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है और पैलेस्टाइन को इतने दिनों बर्बाद करने की कोशिश इजराइल ने की, अब इजराइल को बर्बाद करके ही वो शांत बैठेंगे, इस तरीके का उनका इरादा है। ये मेरी सोच है और समझ है। आपकी आवाज आपका। हाँ फिरोज भाई, मैं एक स्पेसिफिक सवाल करना चाहता हूँ आपसे जी कि मैंने जितना कुछ भी रिपोर्ट पिछले 2-3 दिन में देखा, तो उसमें एक टर्म यूज होता है मिलिटेंट और एक टर्म यूज होता है टेररिस्ट। तो ये जो 2 टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कोई आदमी हमास को मिलिटेंट कहता है और कोई आदमी हमास को टेररिस्ट कहता है। बराबर। तो आप स्पेसिफिक खाली इसके बारे में बताइए कि टेररिस्ट कौन है और मिलिटेंट कौन। जी जी, बेसिकली मैं तो बहुत स्पष्ट हूं, मैंने पहले भी बोल दिया था इसमें कि हमास एक फ्रीडम फाइटर है। आजकल तो CNN और BBC इसको मिलिटेंट बोलते हैं। विश्वास भाई ने उनको आतंकवादी बोल दिया, क्यों बोला उनको बात करनी पड़ेगी। बेसिकली अगेन आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग वेरी क्लियरली, एज पर इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है, इंटरनेशनल कानून है कि जो देश कब्जे हो चुके हैं, आप अपनी आजादी की लड़ाई अपने तरीके से लड़ सकते हैं, इन एवरी वे मीन्स पॉसिबल। तो यहां तो अपने हमास को भी आतंकवादी बोल दिया, आपने ईरान को भी आतंकवादी देश बोल दिया क्योंकि वो हमास को एक आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है, सीरिया को भी बोल दिया। ये नहीं जानते हुए कि ईरान और सीरिया ही है जिन्होंने आईसिस और अलकायदा को हराया है। तो पहले थोड़ा अंतर समझिए इस बातों का। तो बेसिकली आज मैं CNN को देख रहा था, वो भी मिलिटेंट्स की बात करे, फाइटर्स की बात करे, उनको कोई आतंकवादी नहीं बोल रहा है। तो मैं उसके भी कुछ कारण है, मैं उसके भी बात जाऊंगा। पॉइंट ये है कि अंग्रेजों के लिए तो सुभाष चंद्र बोस भी आतंकवादी थे। नेल्सन मंडेला तो 2008 में, उनको नोबेल प्राइज पहले मिल चुका था, बाद में उनके आतंकवाद का खिताब 2008 में निकाला था। यासर अराफत को नोबेल प्राइज दे दिया था, बाद में जब नहीं माने तो उनको आतंकवादी बना दिया था।
तो ये आतंकवाद का जो खेल है उसमें ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि जितने आतंकवादियों को अमेरिका इजराइल सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग आईसिस अलकायदा, वो किसी ने नहीं सपोर्ट किया। बट लेट्स गेट वन थिंग वेरी क्लियर, हमास इज ए फ्रीडम, दे आर फ्रीडम फाइटर्स, वो आजादी की आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उनको आतंकवादी बोलना वो बेसिकली मतलब I don't use very strong language, but basically ये है कि आपको पैलेस्टाइन की कुछ खास समझ नहीं है। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो हम जैसे लोग का लाइव कांटेक्ट है वहां के लोगों के साथ, कल भी मैंने बेरूत से बात, रमाला में बात, जेरूसलम में बात, सब दोस्तों से बात हुई थी, और मेरे सेकुलर दोस्तों से बात हो रही है। क्या हमास ने किसी क्रिश्चियन को कभी मारा है? क्या हमास ने किसी क्रिश्चियन को लिंच किया है क्या पैलेस्टाइन में? इनफैक्ट इरफान इंजीनियर और हुसैन दलवा से बात कर लीजिए, वो बोलेंगे कि जो फिलिस्तीन के क्रिश्चियन है उनको हमास के साथ जुड़े हैं और हमास उनको प्रोटेक्शन देती है। गाजा में जब मस्जिद उड़ाई जाती है तो चर्चेस खुलते हैं मस्जिद पढ़ने के लिए। तो आपको रियलिटी नहीं पता है। आपने बहुत ही मतलब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई वामपंथी साथी ऐसे कुछ बातें करेगा, तो आपको रीरीड करने की जरूरत है विश्वास भाई। वी हैव सेड समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द वेस्टर्न मीडिया, कि भारत का एक वामपंथी विचारवंत बोल रहा है, और मोदी आपकी स्टेटमेंट डालेगा, आपको मोदी मीडिया रोज बोलेगी टीवी पे बोलने के लिए कि ये आतंकवादी है हमास वगैरह। हमास इज डूइंग एवरीथिंग विद इन इंटरनेशनल लॉ। दूसरा आपको बता दूं कि जो 600 इजरायली मरे हैं, जो 5000 रॉकेट्स और ये जो फायर हुआ है, उसमें 3/4 आर सोल्जर्स, 3/4 आर सोल्जर्स, इजरायली सोल्जर्स। आप जब रॉकेट फायर करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा, मगर आप विपरीत देखें इजराइल के बारे में, और आपने इजराइल स्टेट टेरर की बात ही नहीं की। इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट बिकॉज दे किल सिविलियंस। ये पता था जब हमास ने ऑपरेशन लॉन्च किया और जो रेजिस्टेंस ने लॉन्च किया कि ये लोग हमारे सिविलियंस को जाके मारेंगे, बड़े बड़े बॉम्ब मारेंगे बिल्डिंगों पे, सिविलियन बिल्डिंग्स को गिरा देंगे, बच्चों को मारेंगे, औरतों को मारेंगे, उनको पता था। मगर अब ये रुकने वाला नहीं। तो वन इज गेट इट वेरी क्लियर, आई कैन कोट various references from right here that say by international law Hamas is basically a freedom fighter movement। वो आजादी की लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर है, वो मिलिटेंट्स है, आतंकवादी नहीं है। ये तो आज वेस्टर्न मीडिया भी नहीं बोलता। आज वेस्टर्न मीडिया वाले बहुत डर रहे थे, क्योंकि पहला सवाल आता था कि विल यू कंडेम द किलिंग ऑफ सिविलियंस बाय हमास। तो उन्होंने बोला कि विल यू कंडेम द किलिंग ऑफ सिविलियंस बाय इजराइल। तो बीबीसी और सीएनएन के दोनों पत्रकार, ये कृष्णा मानपुर और दूसरी को बैठी थी बीबीसी के, दोनों चुप बैठ गए। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में वो हुआ कि सिविलियंस की बात है तो दोनों की बात करो, दोनों की बात करो, और उसके साथ ये बात करो इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है। तो अमेरिका इजराइल तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात नहीं करेगा। मोदी भी जाके फंस चुका है वो कैंप पे। मोदी ने अपनी बनियागिरी कर ली है यूक्रेन में, कुछ खास काम नहीं किया है, बनियागिरी कर ली है। जहां से सस्ता मिलता है आप क्वाड भी करोगे, एंटी चाइना लाइन भी लोगे, चाइना के साथ मतलब हिम्मत भी नहीं है चाइना को कुछ बोलने की, करने की। तो मोदी की फॉरेन पॉलिसी तो अभी पूरा मेस्ड है। बट एट द सेम टाइम फॉर मोदी टू टेक अ पोजीशन व्हिच इज टोटली प्रो इजराइल, या रशिया और चीन ने बहुत ही मैच्योर पोजीशन ली है, जो आगे की आज की परिस्थिति और आगे का सॉल्यूशन की तरफ की बात है। ओके, सो अगेन आई एम सेइंग वन थिंग सलीम भाई, हमास के साथ पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन है, फतह है, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर लिबरेशन पैलेस्टाइन है। जितने वामपंथी फोर्सेस है वो हमास के साथ जुड़े हैं। तो बोल दीजिए कि पीएलएफई और डीएफएलपी जितने, और फतह, उनको भी बोल दीजिए कि आतंकवादी है, बोल दीजिए वो खुलकर। पॉइंट्स के कुछ समझ होनी चाहिए आज की परिस्थिति को लेकर, और खास करके जो पॉलिटिकल सिचुएशन है। अभी एक ही बात को बार करने से कोई फायदा नहीं है। यस, मैं उनकी साहब, मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि पिछले साल इसराइल की फोर्सेस ने तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को, सिविलियंस को जो है वो मार दिया। उस वक्त जो है वो इसराइल में बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं था। इस साल इसराइल में एक क्राइसिस आ गया। एक तो गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ऐसी फोर्सेस उसको सपोर्ट कर रही है कि जो आइडियोलॉजिकली उससे एग्री नहीं करती है। तीसरी बात ये है कि वहां पे उन लोगों ने, जैसे अपने यहाँ किसान कानून था, वैसे उन्होंने कोर्ट को कर्टेल करने के लिए कानून बनाया, और उसमें लाखों लोग मैदान में आ गए। यहाँ तक कि उनकी जो रिजर्व फोर्सेस थी वो लोग भी जो है वो मैदान में आ गई। उन्होंने कहा कि हम जो है वो नहीं लड़ेंगे। तो इतनी बड़ी क्राइसिस जब आई तो हमने देखा कि अभी इस साल के 9 महीने हुए,
10वां महीना अभी शुरू हुआ है। अभी तक 400 जो पैलेस्टाइनियंस हैं, वो मर गए। तो ये 2 साल में 600 लोग जो है वो गवर्नमेंट की गोलियों से मर गए। लेकिन चूँकि वो थोड़े-थोड़े करके मरे, कभी 4, कभी 10, कभी 20, कभी 40, कभी 15, कभी 2, तो उसके बारे में कोई ख़ास खबर नहीं बनती है। लेकिन चूँकि 1 घंटे में या 2 दिन में 700 लोग मर गए, हालाँकि वो 700 के साथ 400 दूसरे भी मर गए और लोग बोलते हैं कि हमने जो है उनको मारा और उनके मिलिटेंट्स को मारा हमास के। तो हम देखते हैं कि मरने वालों में जो है वो 70 बच्चे, तो वो बच्चा तो मिलिटेंट नहीं हो सकता। औरतें 40, उनका क्या ताल्लुक? तो ये जो सिचुएशन है कि जो घुट-घुट के लोगों मरते हैं, उसका हिसाब नहीं रखा जाता। लेकिन अचानक अगर कोई लोगों की मौत होती है किसी हमले में, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लो अप हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस है, इसको आप कैसे देखते हैं? उसकी स मैं इसीलिए ये बोल रहा था कि दूसरी जंग के बाद साम्राज्यवादियों ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं, जैसे पाकिस्तान का मसला भारत का है। 75 साल के बाद भी एक दूसरे के दुश्मन ही है ना, तो दुश्मन रहने की एक इंतजाम ही किया गया है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वही हालत है। तो इजराइल की निर्मिति जो अमेरिका ने की है, वो इसी उद्देश्य से की है। और भारत, ये भी जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने भारत देश की जो पॉलिसी थी, जो पैलेस्टाइन के हम यासर अरफ के साथ में थे, अब ये एग्जैक्टली इजराइल को एक स्टेट केस बना के लाते हैं नेतन्याहू को। इतनी यूटर्न में पॉलिसी बनाई गई भारत में। मैं ये कह रहा हूं, ये सरासर राष्ट्रीय स्वयं सेवक की पॉलिसी है और वो मुस्लिम विरोधी पॉलिसी है। और इसलिए आज वो मोदी जी इजराइल की तरफ से बात करते हैं, ये गलत है। भारत देश की विदेश नीति को अटल बिहारी वाजपेयी ने इतने कड़े गलत तरीके से ये नहीं किया, लेकिन मोदी जी पिछले 10 साल में हर बात जो गलत करना है वो करते हैं, ये मैं कहना चाहता था। और आपने जो हिंसा की बात उठाई, ये हिंसा तो रोज इजराइल कर रहा है। पैलेस्टाइन के लोग वहां पे, हमारी जो स्लम्स है वैसे वो स्लम ही है, और बच्चे बूढ़े सभी को मारा जा रहा है। वहां पे क्या रिहेबिलिटेशन है? कुछ नहीं है वहां पे। बेसिक एम्यूनिटीज तो आज के वॉर के जमाने में तो खत्म की है, बट नॉर्मली भी उनको बेसिक एम्यूनिटीज नहीं दिया जाता है। तो वहां पे सिविल रूल भी नहीं है। मतलब स्लम में हमारे यहाँ तो कुछ तो फैसिलिटी है, वहां तो जेल ही बना है। तो देखिए, इजराइल का समर्थन कोई नहीं कर सकता। और इजराइल के ऊपर आज हमास ने जो हमला किया है, वो एक टेररिस्ट एक्ट है। ये बोलने के बाद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो आइडियोलॉजी के हिस्से है, लेकिन टेररिज्म इज टेररिज्म। जैसे तालिबान के बारे में आज भारत देश कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन तालिबान इज अ टेररिस्ट स्टेट। तालिबान को कैसे पैदा किया गया, how is ये सारी बातें it a सोचने वाली terrorist बात act? है। Please explain. हमास का आक्रमण टेररिस्ट कैसा है वो जरा बता दीजिए। आप फिरोज भाई, उसकी बात पूरी होने दीजिए, बीच में मत आए, आपका टर्न आएगा। Hamas is a terrorist organization created to oppose Yasser Arafat only. और हमास को ये प्रॉक्सी है, उसको बहुत सारे स्टेट जो है वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमास अभी भी खड़ा है। रशिया का नाम आया नहीं है, चाइना का नाम आया नहीं है, तो क्या आप सोचते हैं कि चाइना और रशिया सपोर्ट नहीं कर रहे? तो इसलिए हमारी नजर से हम किसी को लेफ्ट मिलिटेंट देंगे कि टेररिज्म होता है। मैं अगर ये भी कहूं दुनिया भर के सारे स्पाई ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या कहना है आपको? दुनिया भर के सारे स्पाई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में टेररिज्म फैला रहे हैं। फैलाते, वो तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, कौन सी बात है। स्टेट एक्टर्स ही ये सब को पैदा करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोलिए बोलिए। हाँ, हेलो। मैं ये कह रहा था कि अब ये टेररिज्म और मिलिटेंसी की बातचीत को हम खत्म करते हैं और एक अगले सवाल में जाते हैं, इसलिए कि ये फिर पूरा प्रोग्राम को खा जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप दोनों ने अपनी अपनी बात कर दी और जो लोग हैं वो उसके बारे में सही राय कायम करें। मेरा सवाल फिरोज भाई आपसे ये है
जी कि इससे पहले जो जंग हुई थी 50 साल पहले, उसमें इसराइल के ऑक्यूपेशन को खत्म करने के लिए बाहर से मिलिट्री को आना पड़ा, यानी इजिप्ट से आना पड़ा, सीरिया से आना पड़ा। और अब जो कुछ हो रहा है उसमें आप ये तो कह सकते हो कि वो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग फील्ड में हैं, वो वहाँ के लोकल लोग हैं, जिनको के गुलाम बना के रखा गया है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि पहले आज़ादी के लिए ये लोग दूसरों के ऊपर निर्भर थे कि वो आके इनके लिए लड़ेंगे, वो इनको आज़ादी दिलाएँगे, तो उनको आज़ादी मिलेगी। अब ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम खुद लड़ेंगे और हम अपनी आज़ादी लेंगे। तो ये जो चेंज हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये भी गलतफहमी है बोलना कि फिलिस्तीन बैठे रहे और उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वो 1917 से 1948 वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 तक लगातार लड़ते रहे। उनको बहुत कम सपोर्ट मिला बाकी के अरब मुल्कों से, ठीक है। और बाद में अराफात के माध्यम से, यासर अराफात के माध्यम से, क्योंकि 48 में जब फिलिस्तीन पे कब्जा हो गया 78%, तब गाजा इजिप्ट ने ले लिया, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को ले लिया, पैलेस्टाइन तो साफ हो गया था। बाद में अराफात जब खड़े होते हैं, यासर अराफात, तब फिलिस्तीनी सेक्युलर राष्ट्रवाद खड़ा होता है और उसके माध्यम से फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद का दुनिया में एक माहौल बनता है। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स दैट क्योंकि ये लोग अंदर से लड़ रहे हैं, अंदर से संघर्ष कर रहे हैं, और अंदर का संघर्ष अभी बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि इजराइल अफ्रीकाना जो सरकार थी साउथ अफ्रीका से, फादर डेस्मंड टुटू भी बोले थे कि ये इतनी खतरनाक सरकार है तो हमारे सामने तो कुछ भी नहीं थे, ना हेलीकॉप्टर गनशिप्स थी, ना इस किस्म का जो माहौल है, ये तो कुछ और ही, मतलब ये अपार्टहाइड स्टेट तो और भी बदतर हाल है, ठीक है। अगेन कमिंग बैक, सी देयर आर टू, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार बैकफुट पे डाला जाता है। और भी एक आइडियोलॉजिकल सवाल है जो भारत की वामपंथी आंदोलन की कमी है, और मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। क्या पॉइंट है कि हमारी आजादी के आंदोलन में, क्योंकि जो धार्मिक ताकतें थी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो, इनका रोल था अंग्रेजों के साथ कोलैबोरेशन का, और वो लेके गई बंटवारे की तरफ, ठीक है। तो भारत के आजादी के आंदोलन में क्योंकि धार्मिक ताकतों का बहुत ही, राइट विंग धार्मिक ताकतों का बहुत ही खतरनाक रोल था, इसलिए जहां भी धार्मिक ताकतें एंटी इंपीरियलिस्ट रोल प्ले करती है, वो भारत के आंदोलन में बहुत कम समझ है, खास करके वामपंथी में बहुत कम समझ है। ओके, वैसे अभी जितने स्टेटमेंट्स आए हैं हमारे वामपंथियों के, सब हमास के सपोर्ट में है, वो फेस चला गया है, बहुत चला गया है। तो द पॉइंट इज के जो साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ने लिबरेशन थियोलॉजी की बात की, क्रिश्चियंस की कॉन्टेक्स्ट में, कि वहां पादरी बंदूक उठाता है और डिक्टेटर के सामने लड़ता है, अमेरिका के सामने लड़ता है। तो लिबरेशन थियोलॉजी हम लोग ने क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्ट की, मगर क्या लिबरेशन थियोलॉजी अप्लाइज टू इस्लाम, टू हिंदुइज्म, टू बुद्धिज्म? उस पर कोई बात ही नहीं हुई हमारे बीच में। तो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ये बेसिकली लिबरेशन थियोलॉजी इन एन एंटी इंपीरियलिस्ट कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, हमास एक कम्युनल फोर्स नहीं है, वो क्रिश्चियंस का लिंचिंग नहीं करती, हमास सिविलियंस को नहीं मारती है। आज भी उनके जो बयान देखिए, बॉम्बिंग होगी, आप देख लीजिए कि कितने सिविलियंस इजराइल के मरे हैं और कितने, मतलब अगर यहाँ एक मरा है तो 1000 मरते पैलेस्टाइनियंस, वो एक्चुअली रेशियो है। दैट इज हाउ बैड द रेशियो इज। ओके, सो द पॉइंट इज आल्सो कम टू 2 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस, जिसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार इसमें लोग फंस जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 45/130 1990, 1990 का रेजोल्यूशन है, reaffirms the legitimacy of the struggle of peoples for independence, territorial integrity, national unity and liberation from colonial domination, apartheid and foreign occupation by all available means including armed struggle. हमास आर्म स्ट्रगल ही कर रहा है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है जो 1978 का रेजोल्यूशन है, 1974 का 3246, 29 नवंबर 1974, ये तो स्पेसिफिकली जनरल असेंबली में पास हुआ था फॉर पैलेस्टाइन, 1974 की बात है। बाय ऑल मीन्स पॉसिबल, आपको अधिकार है अपना आर्म स्ट्रगल का। दूसरी बात है कि अराफात को तो मारा इजराइल ने, क्योंकि जब तक यासर अराफात थे वो एक टेलीफोन कॉल उठाते थे और वो दुनिया के लीडर के साथ बात करते थे, ठीक है। उनके मरने के बाद हमास आगे बढ़ती है
क्योंकि जमीन पे उनका काम था। और हमास इलेक्शन जीती 2006 में, सो यू हैव, कल बीजेपी इलेक्शन जीती या रिपब्लिकन राइट विंग पार्टी जीती है या जो टोरी जीते, तो क्या आप इलेक्शन, मगर एक जन आदर बन चुका था। हम सेकुलर लोग हैं, मगर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा कि आज जो सबसे बड़ी ताकत है जमीन पे वो हमास की है, क्योंकि फतह का एक बहुत बड़ा सेक्शन कोलैबोरेटर बन चुका है। दैट इज ऑल्सो रियलिटी। मगर आज मैं देख रहा हूं कि क्योंकि मैंने कभी भी महमूद अब्बास को कोई धरना देखते नहीं हो देखा, घर टूट रहे उसको मैंने जाते हुए नहीं देखा, फतह के लोग सड़क पे लड़ रहे, मगर फतह के जो लीडर है वो जिनीवा में घूमते रहते, न्यूयॉर्क में जाते रहते, भाषण देते रहते। ओके, तो जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, बट टॉकिंग टू फ्रेंड्स, बिकॉज मैं तो मिलता रहता हूं इन लोग को बेरूट वगैरह में और दूसरी जगहों पे भी। द पॉइंट इज के हमास ने वो त्याग दिया है। लेट अस एक्सेप्ट दैट फैक्ट and understand that now there is collaboration between the Fatah, the Hamas, the leftist parties, Hezbollah के साथ पूरा कम्युनिस्ट जो फाइटिंग फोर्स है वो लेबनान में एक साथ है। इनफैक्ट एक कम्युनिस्ट दोस्त ने मुझे बोला था 2006 में कि हाउ डू आई, बिकॉज वी वर आल्सो, हमारे लिए भी सब नई बातें थी। हेजबोला मतलब क्या, हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट, हाउ डू वी पॉलिटिकली इसके बारे में क्या समझे। तो उन्हें एक सिंपल बात बोली, हेजबोला के हसन नसरल्लाह इज अ चे गुवेरा विद अ टर्बन। जो चे थे हमारे लिए, जो चे गुवेरा थे, वो टर्बन वाला आदमी है हसन नसरल्लाह। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ लेबनान ने हमको बात बोली थी। अब सीमा मुस्तफा और कमल मित्र चौहान साथ में 2006 के जंग के दौरान गए। तो मेरा बोलना है कि एक तो आतंकवाद और रेजिस्टेंस के मुद्दे पे क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। सीएनएन और बीबीसी तक आ चुकी है, वही उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। दूसरी बात है कि डू दे हैव अ राइट टू आर्म रेजिस्टेंस? यस, दे हैव अ राइट टू आर्म रेजिस्टेंस। एंड थर्ड पार्ट इज कि यूक्रेन से लेकर यहां तक दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, क्योंकि जब तक बैलेंस ऑफ पावर अमेरिका और इजराइल के पक्ष में था तब बहुत ही मुश्किल था। मगर अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स, नेटो कोलैप्स मोड में है, इकोनॉमिकल कोलैप्स मोड में है, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, ओपेक और ओपेक प्लस बन चुका है, ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस बन चुका है, G7 G20 का कोई मतलब नहीं रहा है। एक दुनिया का एक नया इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो मूव हुआ है 7 अक्टूबर को, जो हमास से लीड किया है, मगर पूरे पैलेस्टाइन सेक्शन साथ में है और पूरी की पूरी वहां रीजनल रेजिस्टेंस फोर्सेस साथ में। यमन में जो हमला हुआ, जो सऊदी और अमेरिका फ्रांस से करवा था, सऊदी अमेरिका हार गए, सब लोग हार गए। इराक में हारे, ईरान आज खड़ा है, सीरिया आज भी खड़ा है डिस्पाइट एवरीथिंग। और लेबनान में जो सेक्टरियन डिविजन्स की है, कल मैंने पूछा था भाई आप लोग कुछ आएंगे तो क्या होगा, बोला नहीं, वहां का सुन्नी और क्रिश्चियन भी हमारे साथ खड़ा है। जो एक फैलेंजिस्ट क्रिश्चियन तबका अमेरिका के साथ वो है, मगर उनकी औकात नहीं है कुछ करने की। So the situation has changed on the ground. Popular sentiment on the street वो रेजिस्टेंस के साथ है, इसलिए यूएई जैसे कोलैबोरेटर कंट्री को भी आ जाना पड़ा। और जो अभी मिलिट्री ऑपरेशन पूरा चल रहा है, अभी मेन है कि जब इजराइल का लैंड ऑपरेशन होगा तब उसका क्या रिजल्ट आता है वो देखना है, क्योंकि बार बार 5 बार इजराइल ने लैंड ऑपरेशन करने की कोशिश की है गाजा पे, हर बार वो फेल हुआ है। वो हार गया था 2006 में, 2000 में, और लगातार वो लैंड ऑपरेशन में हारा है। वो टर्निंग पॉइंट होगी ये पूरे बैटल की, वो देखना है, और उसके बाद आगे की बात होगी। विश्वास साहब, मेरा आपसे एक भारत के उसमें कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल है कि पहले जो है वो भारत का जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट था वो रशिया, सोवियत यूनियन से मिलता था और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद में फिर ये शिफ्ट होना शुरू हुआ और पिछले चंद सालों में जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस आ गया इसराइल के ऊपर, इसलिए कि ये सोचा जाने लगा कि दे आर वेरी एडवांस। पेगासिस का मामला वहीं से आया था और उनकी मोसाद बहुत एडवांस है। और कब कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि वो बोलते भी थे कि हमने ये किया मोसाद की तरफ। तो ये जो चीज़ थी कि भाई उनका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके पास आयरन ड्रोन बहुत अच्छा है और उनके पास लोगों को कंट्रोल करने का जो मेथोडोलॉजी है, लोगों को कुचलने की रादर टेक्नोलॉजी जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सब बातें थी, इसी वजह से हम लोग जो है वो करोड़ों रुपया खर्च करके उनसे इक्विपमेंट भी लेते थे, उनसे सॉफ्टवेयर भी लेते थे, उनसे ट्रेनिंग भी लेते थे। लेकिन अब ये हुआ कि अचानक खाली ऊपर से हमला नहीं हुआ जैसा पहले होता था, बल्कि लोग बाकायदा अंदर आ गए। उन्होंने जो है वो कई सेटलर्स की जगह पे कब्जा कर लिया। अब ये सब चीज़ तो ओवरनाइट नहीं हो सकती कि भाई मैं अभी आपको लिंक भेजा और आप जो है इस प्रोग्राम में आ गए।
इसके लिए तो डेफिनेटली तैयारी हुई होगी। तो सवाल ये है कि वो इंटेलिजेंस कहाँ गया? वो आयरन डोम कहाँ गया कि जिसके होते हुए इतने लोग मारे गए, इतने लोग कैप्टिव बन गए? तो ये जो इस्राइल का भपका था कि साहब ये इनविंसिबल है, इसको कोई हरा नहीं सकता। इसके ऊपर ये अटैक का क्या असर पड़ा इस कंसेप्ट के ऊपर? जब अपने इंटरव्यू की शुरुआत हो गई तो मैं यही बात बोल रहा था कि ये 6 महीने से तैयारी हो सकती है कि अचानक 24 घंटे पहले वाला तो कोई मामला है नहीं। लाउडर लाउडर विश्वास भाई, लाउडर, योर वॉइस इज अ बिट सॉफ्ट। वॉइस इज नॉट क्लियर। थोड़ा जोर से अभी वॉइस ठीक है? हाँ, लाउडर लाउडर। सवाल ये है कि इजराइल का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सीआईए बैकअप है, बहुत पहले से है। तो सीआईए और मोसाद साथ में ही काम करते हैं और उसी की जाहिरात हम लोग हम पे बार बार अपने मीडिया में होते रहता है। ये इसका जो बलून है ना अभी फूट गया है, क्योंकि ये जो हमास ने जो हमला किया है, मैंने कहा कि ये एक अटैक है। इट इज अ स्टेट सपोर्टेड अटैक फ्रॉम सीरिया, फ्रॉम ईरान वगैरह वगैरह। अब ये बेसिकली टेररिस्ट अटैक होता है लेकिन सपोर्टेड बाय फ्यू स्टेट्स। जैसे अमेरिका के ट्विन टावर टूटे, ये कोई वो जो एक 303 गन दिखाने वाला जो क्या नाम था मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ, वो करता है? बिल्कुल नहीं। इसमें एक टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। ट्विन टावर को अंदर से पिघल दिया, इसकी तैयारी बहुत पहले से होती है, इसलिए 2001 की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे ही अभी इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत पहले से प्लान है, लेकिन वो प्लान यूक्रेन के बाद वाला है, ये मेरा एक कहने का मामला था। सो एंटायर सीआईए एंड मोसाद इज गेटिंग एक्सपोज्ड इन दिस अटैक, और वो एक बदला लेने के हिसाब से ये अटैक हुआ है, जिसको यहाँ पे मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं और यहाँ के मुस्लिमों के खिलाफ वो तो थे ही, अब और खड़े हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है वहां यहाँ पर फायदा हो जाए, लेकिन फायदा तो उनको मिलने वाला नहीं। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं दूसरी बात ये कह रहा था, ये ऐसे अटैक होते हैं वो स्टेट सपोर्टेड ही होते हैं, इसलिए ये कौन स्टेट हो सकते हैं? तो आज तो रशिया और चाइना ये बोलेंगे कि कोई तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालो, ये तो बोलना ही पड़ता है। जेलेंस्की के बारे में सभी लोग यही बोलेंगे ना, पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालो। मोदी को भी यही बोलना पड़ता है, हाँ हाँ नो वॉर। अभी नो वॉर की बात, ये तो इजराइल में वॉर आगे गया, इसके बारे में क्या बोलेगा मोदी? सवाल ये है कि अभी एक ताकत की पावर सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने ओपेक का डिसीजन, ओपेक प्लस का डिसीजन, और ये चाइना का जो सिल्क रूट है जो यूरोप में एंट्री करने वाला वाया टर्की, ये सारी बातें उससे जुड़ी हुई है। तो चाइना रशिया इज ट्राइंग टू टीच अ लेसन टू इजराइल एंड अमेरिका, बिकॉज जेलेंस्की क्वेश्चन इज देयर। और ये जो इकोनॉमिक फाइट जो है वो अभी डायरेक्टली वॉर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वॉर इज स्टार्टेड इन द यूरोप। अब ये वॉर मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हो गया है, वेयर एंट्री टू द यूरोप और एंट्री टू ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए इसको एक बहुत, इसका जो क्या क्या कहते हैं, इसका इम्पैक्ट जो है ना, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके रूट्स है। इजराइल के रूट्स क्या है? इजराइल के रूट्स, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, दूसरी जंग के बाद उसको पैदा किया गया अमेरिका की तरफ से। अब वो नष्ट होना अमेरिका को तो परवड़ेगा नहीं, इसलिए जेलेंस्की हो या इजराइल हो, इसके पीछे बड़े पावर का गेम प्लान जो है वो समझने की और समझाने की कोशिश में कर रहा था। और इस सवाल में दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप जो है ना, तालिबान को आज तो कोई बोलता नहीं, लेकिन तालिबान इज अ टेररिस्ट ग्रुप। इसलिए भारत पाकिस्तान में जो कुछ करता है वो टेररिस्ट ग्रुप, टेररिस्ट एक्टिविटी होता है। आईएसआई का कसाब यहाँ पे आता है, वो टेररिस्ट एक्टिविटी होता है। कश्मीर में जो कुछ पाकिस्तान करते हैं वो टेररिस्ट एक्टिव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया सोवियत ट्रीटी के कारण हम लोग पाकिस्तान का टेररिज्म जो कश्मीर में था उसको कंटेन कर पाए, पूरा कंटेन कभी हो नहीं पाया। इसी प्रकार दुनिया भर के टेररिस्ट एक्टिविटी कंटेन नहीं हो पा रहे, वो फिर से पनपते रहते हैं, उसको पनपने के बड़े पावर्स इस्तेमाल करते हैं। ये मैं कहने की कोशिश करना चाहता। और बिफोर माय इंटरव्यू वाज शट डाउन बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ये कहना चाहता था, दुनिया भर के स्पाई एजेंसीज जो सीआईए और मोसाद जैसे लोग हैं ना, अब वो एक्सपोज हो गए, वो बार बार एक्सपोज हो रहे हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया भर के स्पाई एजेंसीज वो टेररिस्ट ग्रुप्स को ही फंडिंग करते हैं और टेररिस्ट ग्रुप ही चलाते हैं। दे देमसेल्व्स आर आल्सो ए टेररिस्ट। इसलिए स्टेट और स्टेट एक्टर नाम के दो शब्द प्रयोग आए हैं। और मिलिटेंट, और आपने कुछ दो शब्द पूछे, टेररिस्ट, हाँ मिलिटेंट ये भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है और टेररिस्ट ये भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आज टेररिज्म के नाम के सबको इकट्ठा किया जाता है, मिलिटेंट के नाम पर सबको इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसका मीनिंग एक ही है, टेररिज्म दुनिया भर में फैलाओ। और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आज तक तो अमेरिका का था, अब वो रशिया का भी है। हाँ, इंडिया के नक्सलाइट जो है उनके हाथ में हथियार देना ये चाइना और बर्मा के थ्रू काम चल ही रहा है। तो टेररिज्म इस तरीके से हर देश में पनपता ही है। हम उसको फ्रीडम फाइटिंग कहेंगे, हम उसको अपने रेवोल्यूशन की बात करेंगे, करते रहो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात यह है कि आज के तारीख में ये हमास का हमला, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी में रशिया नहीं हो सकता, ये कौन कहता है? चाइना उसको बैकअप नहीं करता है, ये कौन कहता है? G20 का G21 होने में अफ्रीका यूनियन की एंट्री क्या मोदी ने की या क्या चाइना ने की? कौन एनालिसिस करेगा? आज वो पूरा G20 और G21 पूरे भाड़ में गए। अब ये जेलेंस्की और इजराइल का सवाल आके खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका इज गेटिंग कॉर्नर्ड when they are going for the election and we are also going for the election। एक नया सिचुएशन हमारे सामने खड़ा है, इसको एनालिसिस की कोशिश करेंगे। इतिहास में कम झांको, वर्तमान में और भविष्य में ज्यादा झांकने की जरूरत है। हमारे पास सिर्फ 2 सवाल का टाइम है और मैं फिरोज भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो मिलिटेंट और टेररिस्ट वाली कहानी पे मत बात करें, इसलिए वो पूरे हमारी डिबेट को खराब कर देगा। वो बात हो चुकी है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ फिरोज कि मैंने अभी उदगी साहब से ये सवाल किया था इंटेलिजेंस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में। अब हम उससे थोड़ा आगे आते हैं। वो आगे आना ये है कि मैं अभी पढ़ रहा था कहीं कि हमास के पास कुल 27,000 लोग, 27,000, ये वेस्टर्न मीडिया बोलता है, यानी यूएस और ये मीडिया बोलता है। उसको खत्म करने के लिए 1 लाख लोग अभी बॉर्डर पे खड़े हैं, यानी 4 टाइम्स ज्यादा। और अगर आप उनके हथियार को कंपेयर करें तो हथियार जो इनके पास है वो उससे 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बावजूद 2 दिन के अंदर इसराइल को अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि भाई तुम हमारी मदद के लिए आए, और अमेरिका को कहना पड़ता है कि हाँ हम तुमको ये देंगे, हम तुमको वो देंगे, हम तुमको वो देंगे। तो ये जो मजबूरी 2 दिन के अंदर इनके ऊपर आ गई कि आप जो है वो 4 गुना लोग ज्यादा आदमी लेके जा रहे हैं, 10 गुना ज्यादा ताकत लेके जा रहे हैं, और उसके बाद भी किसी सुपर पावर के सामने हाथ जोड़ रहे कि भाई तुम हमारी मदद के लिए आओ वरना हम नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये जो सिचुएशन है, इसका शॉर्ट में मैसेज क्या है? बेसिकली आजादी को लड़ने वाले जो लोग होते हैं, जो आजादी आंदोलन चला रहे, वो बेसिकली गेरिल्ला वॉरफेयर है। ये गली गली में ये लड़ाई होगी और इजराइल जानता है, इसलिए वो गाजा में जाते नहीं। ओके, इसमें थोड़ा अप और पीछे जाएंगे 2006 में, जब 20,000 की सेना आई थी लेबनान में, हवाई जहाज, शिप्स सब बॉम्बिंग हो चुका था और हिजबुल्ला ने उनको हरा दिया। तो कैसे हरा दिया? मैन टू मैन, सोल्जर टू सोल्जर। ये जो अभी अरब सोल्जर्स है, चाहे वो फिलिस्तीन को या इराक के हो या ईरानियंस हो या सीरियन और लेबनीज हो, ये मैन टू मैन ज्यादा वेल ट्रेंड है, ज्यादा ब्रेव है और ज्यादा ईमानदार है। नंबर 1। नंबर 2 के ये लोग ने बहुत डीप डिगिंग किया है, जमीन के अंदर उन्होंने टनलिंग बहुत की है। ओके, तो ऊपर ये लोग जब आते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि लोग किधर है। और बाद में इनके पास एंटी टैंक कॉर्डिनेट रशियन मेड मिसाइल्स है, कॉर्डिनेट मिसाइल्स, जिनसे उन्होंने मेरकावा टैंक्स उड़ा दी थी। ये पता है, ये मेरकावा टैंक्स को इन्होंने आखिरी दिन जो जंग बंद करनी पड़ी इजराइल को और भाग गए लोग उसके बाद, कि 35 टैंक उन्होंने उड़ा दी थी हिजबुल्ला ने। उसके बाद इन लोगों ने बोला अभी निकल जाओ यहाँ से, तो 20,000 की सेना वापस भाग गई थी। तो एक है संख्या, अगर इनके 1 लाख है, इनके 20,000 काफी है। मैं तो बोलता हूँ 10,000 भी काफी है, क्योंकि आपको लेन टू लेन, गली टू गली हाउस फाइट करनी पड़ेगी जब आप गाजा में। और गाजा कोई
झोपड़पट्टी नहीं है, वहाँ बिल्डिंग्स है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, बंगले, सब कुछ है। वहाँ गाजा में जा चुका हूँ, तो वो कोई धारावी जैसी चीज नहीं है। वहाँ एक पुराने शहर है वो, क्योंकि वो 1948 उसके पहले ही बसा था, बाद में वो बसते गया, मगर रेगुलर बिल्डिंग्स है, वहाँ झोपड़पट्टियां नहीं है। बॉम्बिंग होती है तब वो सब होता है, मगर ये एक रेगुलर मिडिल क्लास किस्म के जो बिल्डिंग्स होते हैं हमारे बॉम्बे शहर में, उस किस्म के बिल्डिंग है वो। तो दृश्य में देखेंगे 30-30 माले की बिल्डिंग, 10-20 माले की बिल्डिंग भी है। सो दैट इज वन पार्ट. The other part is that basically, as I said, that the Palestinian resistance, जो उन्होंने अभी ये संघर्ष करके, सैक्रिफाइस करके, मरते हुए इन्होंने जो त्याग तपस्या करके जो भी ट्रेनिंग हासिल की है, वो अभी बहुत एडवांस हो चुकी है। इजराइल की बस की बात नहीं है उनको मैन टू मैन लड़ाई करने में, इसलिए हवाई जहाज की बॉम्बिंग बहुत होगी और भी सिविलियन मारेंगे, मगर मैं बोलता हूँ कि निर्णायक तब होगा जब इजराइल अपनी टैंक लेकर आती है, और टैंक भी उनके लिए मुश्किल है, टैंक से भी काम होना नहीं है, तो वो देखने की बात है। उसके साथ ये जो पूरे हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, जो आज पूरे मतलब ईरान जो खड़ा हुआ और उसके बाद सीरिया जो खड़ा हुआ, सीरिया पे भी उनको ऑप्शन दिया था 2007 में कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में आ जाइए, इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो जाइए, आप पैलेस्टाइन का साथ छोड़ो। ईरान को भी वही ऑप्शन दिया था, पैलेस्टाइन का साथ छोड़ो, सब इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो जाएंगे, मगर ये कुछ देशों ने नहीं छोड़ा। यमन पे भी उसी किस्म का आक्रमण, या इराक पे भी, क्योंकि सद्दाम भी तो खड़े थे वो टाइम पे। पॉइंट इज के राष्ट्रवाद ने, और वो जो डटे रहे अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जब कोई भी साथ में नहीं था, एक एक देश, जॉर्डन चला गया, इजिप्ट चला गया, ये चला गया, वो चला गया, कुछ चंद देश खड़े थे, वो चंद देशों ने मिलकर आज दुनिया की राजनीति बदल दी। और ये बात सही है कि पॉइंट ये कि यूक्रेन में ये कोई रशिया का, मैं तो वो तो अग्रेशन नहीं था, वो रशिया का सेल्फ डिफेंस था, क्योंकि एथनिक रशियन आबादी को वो लोग जेनोसाइड करने वाले थे। यूक्रेनियन आर्मी को जो लगातार 2014 से ट्रेनिंग दे रहे, एक एडवांस फोर्स बन चुका था, यूरोप और अमेरिका के हथियार थे, और वो लोग 2022 में हमला ही करने वाले थे, क्योंकि डॉनबास रीजन में 1/3 जो यूक्रेन की आबादी और रशियन आबादी है। पुतिन ने बहुत धैर्य दिया, वो डॉनबास नहीं लेना चाहता था, उन्होंने बोला एक ऑटोनमस सॉल्यूशन रहेगा। मिन्स्क की तो अग्रीमेंट हुई थी, मगर अमेरिका की कोई ईमानदारी नहीं थी, वो तो एंगेला मर्केल की बात बोल रही थी। तो जो रशिया ने काम किया, वो वहां के रशियंस को बचाने का काम किया, रशिया को बचाने का काम किया। इट वाज नॉट एन एग्रेशन, इट वाज अ वॉर ऑफ डिफेंस, एंड इट वाज अ लीगल वॉर। लीगल कैसे हुआ? क्योंकि क्राइमिया में रेफरेंडम हुआ और क्राइमिया ने लोग बोले हमको रशिया में जाना है। डॉनबास में रेफरेंडम हुआ, लुहांस्क और डोनेट्स्क, वहां रेफरेंडम हुआ, पूरा का पूरी आबादी ने बोला हमको तो वहां जाना है। तो जब वो लोग ने खुद उनके पार्लियामेंट्स में ये जब करार पास हुए, तब उन्होंने रशिया के साथ मिलन का बात की कि हमको रशिया में आप ले लीजिए। रशिया ने एक्सेप्ट किया, तब रशियन सेना आई है। तो इट वाज, एज फार एज रशिया इज कंसर्न, इट वाज अ लीगल वॉर बाय इंटरनेशनल लॉ। ओके, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट पार्ट कम्स, सलीम भाई, के from our part now we need to observe very closely about what's going to happen, but all I can say is that the जो पैलेस्टीनियन जो रिजॉल्व है और जो कॉन्फिडेंस है उनमें, और जो उत्साह है और जो कमिटमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग, और वो अभी देखता है कि और जैसे मैंने कहा कि आस पड़ोस के देश खड़े हैं, फिलिस्तीन के लोग अकेले नहीं है, ये मिलकर ये इजराइल और अमेरिका और फ्रांस ब्रिटेन को अभी वक्त आ चुका है कि इनका यहाँ काम समाप्त हो जाए। उनकी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अभी से 2 साल पहले भारत में ये 370 का कलम जो है वो खत्म हो गया, और उत्की साहब है, आप मेरी बात सुन रहे हैं उत्की साहब? विश्वास उत्की साहब? नहीं, उसका स्क्रीन बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। मेरा ख्याल है उनका स्क्रीन बंद हो गया। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ फिरोज भाई, मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको इसके साथ मिलाइए मत, ये इसको पैलेस्टाइन तक रहने दीजिए, ये सब मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सुनिए तो पूरा सवाल। हाँ, सॉरी बोलिए। सवाल सुने बगैर ही आप बोल रहे हैं। नहीं, आप 370 वगैरह लाए थे इसके बाद। भारत में जी जो है वो 2019 में 2020 में हमने 370 खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर का जो स्टेट, जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों थे, हाँ विश्वास साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि 2019 में ये हुआ कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों साथ में थे। तो ये हुआ कि भाई
इसका जो स्टेटस था स्टेट के तौर पे उसको ख़त्म कर दिया गया और कश्मीर और जम्मू को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को एक अलग हिल स्टेट करके इंडिपेंडेंट बना दिया गया। और उस टाइम में लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये बिल्कुल इसराइल की टाइप की स्ट्रैटेजी है कि लद्दाख को अलग कर दिया गया और बाकी तमाम हिस्सों को वगैरह वगैरह। लेकिन अभी परसों लद्दाख का जो हिल स्टेट है उसका इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, यानी आपको वहां पे 3.5 साल 4 साल मिला अपने नए एक्सपेरिमेंट को करने का, लोगों को उसके फायदे देखने का। रिजल्ट ये आया कि 12 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली और 10 सीट कांग्रेस को मिल गई, यानी इंडिया अलायंस को टोटल मिला के 22 सीट मिल गई। 2 इंडिपेंडेंट जीते और 2 बीजेपी के जीते। तो ये जो रिजल्ट आया, हमने एक स्ट्रेटेजी को अपनाया, अपने यहाँ उसको अप्लाई किया, उसको 3 साल तक तजर्बा किया और 3 साल के बाद लोगों से पूछा और लोगों ने अपना ये फैसला लिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब जिन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया लद्दाख को और जम्मू को उनका जो स्टेटहुड निकाल लिया, वो गलत साबित हुए, उनकी स्ट्रेटेजी गलत है। क्योंकि वहां की स्थानिक जनता जो है वो मुस्लिम नहीं है, वो बुद्धिस्ट है। लद्दाख की जनता बुद्धिस्ट है, तो उन्होंने उनको डिफीट किया, उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई। इस तरीके से जो इजराइल मॉडल आ गया, वो इजराइल मॉडल को बना के लद्दाख अगर जम्मू कश्मीर बनाते हैं यहाँ की आरएसएस फ्रोन बीजेपी, तो फेल हो गया ना 3 साल के अंदर अंदर, ये तो साबित हो गया। तो मैं मेरी कमेंट ये है कि 370 लाख के उस वक्त ये कहा गया पार्लियामेंट में, अब हम पीओके लेके रहेंगे, अब हम एक्साइज चीन लेके रहेंगे। अब एक्साइज चीन तो चाइना का हिस्सा है और पीए के ऊपर तो एक वैसे पाकिस्तान का कंट्रोल है और चाइना अभी तो सुपरवाइज कर रहा है सब जगह। ये बात करने के बाद, पार्लियामेंट में ये बात करने के बाद, गलवान के पास 1 लाख से ज्यादा सेना चाइना की आ गई, क्योंकि उनका सिल्क रूट जो है ना, वो वाया पीओके और बलूचिस्तान से यूरोप जाता है, उसको बाधा आने लगी। दैट मीन्स आप जो सोचते हो इजराइल टाइप का मॉडल, वो यहाँ पे आपको खतरे वाला बन रहा है। मैं आगे की सोच रहा हूँ, चाइना रशिया ये जो अभी मिलके अभी जो हमास को भी सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर गलवान के पास जो 1.5 लाख की सेना खड़ी है चाइना की, तो यहाँ का लेफ्ट वो सवाल नहीं कर रहा है, चाइना का अगेंस्ट कोई पोजीशन नहीं ले रहा है। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस बोल रही है कि गलवान के पास 1.5 लाख की सेना वहां पर है और वो अरुणाचल भी लेगा, गलवान भी लेगा, वो और बहुत सारी जमीन लेके रखा है, उसके बारे में हम भूमिका ही नहीं ले रहे। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। हम हमास के बारे में और इजराइल के बारे में बोलते रहेंगे, लेकिन गलवान और अभी आपने जो सवाल जो उठाया, लोगों ने 3 साल के अंदर बीजेपी को डिफीट किया लद्दाख में, तो पूरे कश्मीर में तो वो डिफीट होते ही रहते हैं, जम्मू में भी डिफीट होंगे, अभी तो हर जगह वो डिफीट हो सकते हैं। तो इसकी सोचने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे हमको साम्राज्यवादियों की जो चालें थी 70, 75, 80 साल पहले वाली, इसको नाकामयाब करने के लिए अभी पूरे फोर्सेस खड़े हो रहे हैं और वो गलतियां करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं एकजुट होकर उनकी गलतियों का फायदा भी उठाना है, उनको डिफीट भी करना है, ये मुझे कहना है। तो लद्दाख के बारे में जो गलती इस देश की सत्ता में बैठे 2 लोगों ने किया, उनको अपनी गलती को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देश के दुश्मन बॉर्डर पे लाके खड़े कर दिए हैं और सारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और इससे इजराइल का जो आज माहौल वहां पे खराब हो गया है। इजराइल इज आवर एनिमी स्टेट, वो फ्रेंडली स्टेट हमारा कभी हो ही नहीं सकता, उसको फ्रेंडली स्टेट बनाया और जो कुछ थोड़ा बहुत फ्रेंडली थे वो भी हमारे दुश्मन हो गए। ये काहे की विदेश नीति है? तो इसलिए आपने सही फरमान किया कि लद्दाख में बीजेपी हारी है, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं और लोगों ने कंपेयर करके बीजेपी को परास्त किया है लोकल इलेक्शन में। अब वहां का एक एमपी पार्लियामेंट में बैठा है, वो बीजेपी का है, तो उसकी सीट तो अभी जब जनरल इलेक्शन होगी तो जाएगी। वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में महबूबा, जो उनके मतलब महबूबा उनके साथ में थी, वो अब इंडिया फॉर्मेशन में है। तो निश्चित रूप से
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी मार खाएगी। और ये जो उनके जो स्ट्रेटेजीज है वो सारे स्ट्रेटेजीज फेल हो रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंटरनल अफेयर्स, ये फेल हो रहे हैं। और इसलिए डिवीजन की नीति हिंदू मुस्लिम की या एरिया की बिल्कुल काम करेगी नहीं, इतना ही मुझे कहना है। तो दोस्तों, ये जो कुछ इस्राइल में हो रहा है और वो जो आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है और वो जो एक ख़ास स्टेज में दाखिल हो गई है, ऐसा लगता है कि जैसे फैसला कुन स्टेज में दाखिल हो गई है और आज़ादी का सूरज अब जो है वो आज या कल निकलेगा। और जो लोग खुद दूसरों के मुल्कों में जा कर के उनको अपना गुलाम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका वो ख्वाब चकनाचूर होगा। ये बात इस कशमकश में और हमारे डिस्कशन में भी खुल कर के सामने आई है। तो आप लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला और हमारे श्रोताओं को अपना गाइड किया। इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम किसी और इश्यू पर भी एक-दूसरे से बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।